प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, विद्वान ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं, इसके संदर्भ में हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। भाई, मैं आपको इस रूप में विशेषताएं समझाऊंगा कि इसके ऊपर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप गलती नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के जो विद्यार्थी हैं, उनसे भी यदि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप इस तरीके से विशेषताएं समझाइएगा, ये डायग्राम समझाइएगा। आपके 20 में से 18-19 अंक ईजीली आएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सभी विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे कि आप राजनीति विज्ञान विषय को ठीक से समझ सकें। ध्यान दीजिएगा। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं और इसके साथ में मैंने ये ला पालोमबारा का एक चित्र दिया है, आपके लिए डायग्राम बनाया है, जिससे कि आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं को आसानी से समझ सकें। और दूसरा डायग्राम मैंने यहाँ दिया है, आप इन दोनों डायग्राम को समझ जाते हैं तो विशेषताएं समझने में आपको हरगिज दिक्कत नहीं है। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, हम इसकी पृष्ठभूमि बनाएंगे। वैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या अर्थ है और इसकी विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देखिएगा। परंतु यहाँ भी सामान्य रूप में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है क्या चीज़। बिल्कुल सामान्य रूप में बताऊंगा मैं, ध्यान दें भाई। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका की किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में अलग से पृथक रूप में स्वतंत्र रूप में व्यवस्था की जाती है, कुछ अपवाद को छोड़ करके। जैसे 1905 से पहले ब्रिटेन के अंतर्गत न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी, वहाँ वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा के द्वारा ही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता था। लॉर्ड सभा क्या है? ब्रिटिश संसद का दूसरा सदन। मतलब ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसमें 2 सदनों के नाम क्या क्या होंगे, लोक सदन और लॉर्ड सभा। तो वास्तव में ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के द्वारा ही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता था। तो ये तक अपवाद की बात होगी। परंतु सामान्य रूप में देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंतर्गत किसी न किसी रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप में व्यवस्था कर दी जाती है। अब बच गए सरकार के 2 अंग, कौन कौन से समझना है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो भाई, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर मुख्यतया 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं उभर कर सामने आती हैं, जिनमें एक का नाम है संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरे का नाम है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब होता क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो कार्यकाल है वह अनिश्चित होता है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपने कार्यों, शक्तियों और कार्यावधि की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, ठीक है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, अब हमें तो इसको समझना है भाई। संसदीय शासन प्रणाली की मैंने अलग से 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए, आप प्ले लिस्ट में देखिएगा भाई। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों के ही कार्य शक्ति और कार्यावधि ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मतलब
इसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, तो जो ये राष्ट्रपति है मतलब कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वह वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं होता है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, व्यवस्थापिका में से नहीं निकलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाएगा जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों, शक्तियों और कार्यावधि या कार्यकाल, मतलब अपने कार्यों, शक्ति और अवधि, कार्यकाल भी कह सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों, शक्तियों और अवधि की दृष्टि से स्वतंत्र होती है, वह विधान मंडल पर निर्भर नहीं होती है। विधान मंडल मतलब व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं होती है। यहाँ जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, अपने कार्य, अपनी शक्ति और अपनी कार्य अवधि, कार्यकाल की दृष्टि से व्यवस्थापिका से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, पृथक होता है, उस पर आश्रित नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था जहाँ पर पाई जाती है, ऐसी व्यवस्था जहाँ की जाती है उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी कहाँ अपनाया गया है? जितने भी लैटिन अमेरिकी देश हैं उनमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक ये जो प्रश्न भी मैंने तैयार किए आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा, अब इसके बाद में हमें जो ये डायग्राम है इसको समझना है, और ये समझ जाते हैं तो इसके बाद में विशेषताएं समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ये अध्यक्षात्मक शासन की सामान्य संरचना का जो डायग्राम दिया है वो किसने दिया है? ला पालोम्बारा ने। मतलब ला पालोम्बारा ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझाने के लिए ये अपना डायग्राम दिया है, और इस चित्र से आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को पूर्ण रूप में समझ सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान जरूर रखना है, जिस रूप में ला पालोम्बारा ने ये चित्र दिया है, डायग्राम दिया है, ये केवल एक सैद्धांतिक बात है। व्यवहार में वास्तव में ये चूंकि ये एक शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का चित्र है, ऐसी शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवहार में पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलती है, और यहाँ ला पालोम्बारा ने वास्तव में शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को ही समझाया है इस डायग्राम के माध्यम से। अब समझे भाई, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये विशेषताएं समझने आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखो भाई, मतदाता हो गए, मतदाता तो जानते हैं ना आप। भाई प्रत्येक देश में अलग अलग आयु रखी जाती है, कहीं 18 वर्ष होती है, कहीं 21 वर्ष होती है। मतलब मत देने का जो अधिकार होता है वह कहीं 18 वर्ष पर दिया जाता है, किसी देश में 21 वर्ष पर दिया जाता है। तो ये मतदाता हो गए। अब इसके बाद में ध्यान देंगे, मतदाता चुनते हैं व्यवस्थापिका को। देखो समझना है, किसको चुन दिया? व्यवस्थापिका को। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के दो सदन हैं, क्या क्या? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। नोट कीजिएगा, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो वास्तव में अमेरिका के अंतर्गत या अध्यक्षात्मक शासन, देखो यहाँ केवल अमेरिका से मतलब नहीं है, जहाँ कहीं भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। मैं तो अमेरिका का उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आप समझें। तो मतदाता चुनते हैं किसको? व्यवस्थापिका को। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्थापिका को जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप में। तो आप देखिएगा अमेरिका के अंतर्गत सीनेट और प्रतिनिधि सदन, इन दोनों को जनता चुनती है। भाई सीनेट में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राज्य हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे वहाँ मान लीजिएगा 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में से 2-2 प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं। तो सीनेट में टोटल कितने सदस्य हो गए? 100 हो गए। 50 राज्य है ना, तो 50 गुना 2 है तो 100। सीनेट के सदस्य संख्या कितनी हो गई? 100 होगी ना। अब ये बातें बहुत लंबी हो जाती है, मैं तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मतदाता ने चुने व्यवस्थापिका को। अब इधर आइए, यहाँ भी मतदाता चुनते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। किसको? राष्ट्रपति को। वहाँ
हाँ, अमेरिका को उदाहरण दे रहे हैं ना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को चुना जा रहा है ना भाई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। ये बात सत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह अप्रत्यक्ष रूप में ही निर्वाचित तो होता है, क्योंकि निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, अब हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया नहीं समझा रहे, मैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली समझा रहा हूँ केवल। अब मतदाता ने चुन दिया ना राष्ट्रपति को, अब हमें मूल बात क्या समझनी है भाई, मुझे बताइए कि जो ये राष्ट्रपति है, मतलब राष्ट्रपति और जो ये मंत्रिमंडल है, ये ही कार्यपालिका है। ये व्यवस्थापिका होगी, ये कार्यपालिका होगी। मैंने कहा था ना कि जहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको तो संसदीय शासन प्रणाली कहा जाएगा। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। क्या होगा कि यहाँ जो ये राष्ट्रपति मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका, आप बताइए क्या ये व्यवस्थापिका में से निकल रहा है संसदीय शासन प्रणाली की तरह, जैसे भारत में है, ब्रिटेन में है? नहीं ना, जनता सुन रही है ना। क्या हमारे भारत में प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को सीधा जनता चुन करके भेजती है कि आप जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आपको शिक्षा मंत्री बना रहे हैं, आपको वित्त मंत्री बना रहे हैं? नहीं ना, पहले तो लोकसभा के सदस्य बनते हैं ना, संसद के सदस्य बनते हैं ना, व्यवस्थापिका के सदस्य बनते हैं ना। हम उनको सांसद के रूप में तो चुनते हैं सबसे पहले, उसके बाद जिस दल को बहुमत मिलता है उसमें से मंत्रिमंडल गठन होता है, उसमें से मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो इसका मतलब मंत्रिमंडल कहाँ से निकला? व्यवस्थापिका में से निकलता है ना। जबकि यहाँ जो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में से नहीं निकल रहा है, नो, ये व्यवस्थापिका में से नहीं निकल रहा है, बल्कि जनता के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जा रहा है। उसके बाद में राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्रिमंडल, मतलब फिर राष्ट्रपति अपने सलाहकार मंडल का गठन करता है। इस सलाहकार मंडल को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। परंतु यहाँ जो राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, चयन नहीं करता है। संसदीय शासन प्रणाली में चयन किया जाता है, नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसदीय शासन प्रणाली में चयन किया जाता है, यस, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल को नियुक्त किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समझ गए? तो क्या मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में से निकल रहा है? नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन कर रहा है, जिसे सलाहकार मंडल कहा जाता है। उसके बाद में मंत्रिमंडल प्रशासन करते हैं कौन? प्रशासकीय विभाग। कौन? फिर से ध्यान दें, प्रशासन करते हैं कौन? प्रशासकीय विभाग। और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है जो कि मंत्री होता है। मगर ये जो मंत्रिमंडल है वो व्यवस्थापिका में से नहीं निकल रहा है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इन दोनों में, मतलब ये देखो, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल ये कार्यपालिका हो गए ना भाई, ये व्यवस्थापिका और ये कार्यपालिका होगी, ये कार्यपालिका होगी। तो आप देखिएगा इनमें घनिष्ठ संबंध है? नहीं, औपचारिक संबंध में कटी रेखा से इसलिए दिखाया है कि इनमें केवल औपचारिक संबंध है, औपचारिक संबंध है बस। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। आप हमारी संसदीय शासन प्रणाली संबंधी जो वीडियो है वो देखिएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ आपकी समझ में आ जाएगा संसदीय शासन प्रणाली क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ औपचारिक संबंध है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल ये व्यवस्थापिका में से नहीं निकल रहा है ना इसके प्रति उत्तरदायी है, ना घनिष्ठ संबंध है। तो भाई इसीलिए आप कहेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें जो ये कार्यपालिका होती है, ये कार्यपालिका है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, जो कार्यपालिका होती है वह कार्यपालिका अपने कार्यों, अपनी शक्तियों और अपनी अवधि, जो इसका कार्यकाल होता है, उसकी दृष्टि से ये व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। एक तो ये अर्थ होगा। दूसरा क्या कहेंगे आप कि उस शासन व्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका, ये पूरा कार्यपालिका होगा, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, बल्कि यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये दोनों ही अपने कार्यों, शक्तियों और अवधि की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। कैसे? ना तो ये जो कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति ये व्यवस्थापिका को विघटन नहीं कर सकता, और ना ही व्यवस्थापिका राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकता। समझ गए? ना तो व्यवस्थापिका इनको समय से पहले पद से हटा सकती है, और न ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन कर सकती है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में दोनों का कार्यकाल क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। और कार्यपालिका भी, मतलब जैसे हमारे भारत को उदाहरण दें, संसदीय शासन प्रणाली भारत में, हमारे भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है, तो वास्तविक प्रधान के द्वारा या शासन अध्यक्ष के द्वारा या सरकार के अध्यक्ष के द्वारा राज्य के अध्यक्ष को कह करके, राज्य का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, कह करके, और यहाँ जो व्यवस्थापिका विशेषकर इसके अंदर लोकसभा आएगा केवल, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लोकसभा का विघटन कराया जा सकता है।
तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल क्या हो गया, निश्चित हो गया। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने कार्यों, शक्तियों और अवधि की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये दोनों ही अपने कार्यों, शक्तियों और अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, पृथक हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया सामान्य रूप में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की सामान्य संरचना। आप देखिएगा, आप नोट कीजिएगा, ये क्या है अध्यक्षात्मक शासन की सामान्य संरचना। किसने दी है ये डायग्राम? ला पालोम्बारा ने। ध्यान दें, तो ये आप नोट कीजिएगा। इसके आधार पर स्पष्ट रूप में बहुत बढ़िया तरीके से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझा जा सकता है। और यदि ये आपकी समझ में आ गया है तो डियर स्टूडेंट्स, विशेषताओं को समझने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कितने ही बुक्स का अध्ययन किया, उनमें देखा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं को इस रूप में समझा रखा है कि स्टूडेंट समझ ही नहीं सकता। हाँ, और हम इस रूप में समझा रहे हैं आपको, संसदीय शासन प्रणाली को बेहतर तरीके से समझाए और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को बेहतर तरीके से समझाएंगे। लास्ट तक सारी वीडियो जब मैं बना दूंगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली की, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को दिक्कत ही नहीं आ सकती है आपको। मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं के जो प्रकार होते हैं, जिसमें एकात्मक, संघात्मक है, संसदीय, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, भाई इनको समझना राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए बेहद जरूरी है। और मैं इसी बात को ध्यान में रखते आपको समझाऊंगा। आप ध्यान दें, आप देखो भाई, आप इसकी विशेषताएं समझेंगे हम क्या कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं। अब मुझे बताइए, विशेषताएं कहीं बाहर से आएंगी? कहीं से हमें आयात करना है? नहीं। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि किसी भी अवधारणा का आप अध्ययन करते हैं और उसका अभिप्राय यदि आपकी समझ में आ जाता है तो विशेषताएं कहीं बाहर से नहीं आएंगी, उसके अभिप्राय में से ही निकलेंगी। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, इसका अर्थ समझ गए हैं आप, और साथ में डायग्राम समझ गए हैं। तो विशेषताएं हैं क्या चीज़, कहाँ से आएंगी, इनमें से ही तो निकलेंगी। मैं 11 विशेषताएं आपके लिए तैयार की, 11 की 11 विशेषताएं इस डायग्राम में से निकलेंगी, बाहर से कुछ नहीं निकलेगा। और इसको भी छोड़िएगा, मैंने जो सामान्य अर्थ बताया उस अर्थ में से ही सारी विशेषताएं निकल जाएंगी, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बात सिर्फ ये है कि आप अभिप्राय को समझ जाएं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है क्या चीज़, और ये समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं विशेषताओं को समझने में। मैं एक बार फिर से बताऊंगा ये बात, क्योंकि दिल नहीं मान रहा कि आप हो सकता है नहीं समझ पाए होंगे। एक बार फिर बताऊंगा मैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, समझिएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उस सरकार को, उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका, देखिएगा ये कार्यपालिका होगी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों, शक्तियों और अवधि की दृष्टि से व्यवस्थापिका विधानमंडल पर निर्भर नहीं होती है, स्वतंत्र है। एक तो ये अर्थ बता सकते हैं आप। दूसरा क्या बताएंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, दोनों बात आ गई, सरकार के दोनों अंग, जिसमें कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये दोनों ही कार्यों, शक्तियों और अवधि की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से पृथक होती हैं। इनमें केवल औपचारिक संबंध होता है, वास्तविक घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था जहां होती है उसे आप अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। यस, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ विशेषताएं, मैंने आपके लिए 11 विशेषताएं तैयार की हैं। मैंने ज़्यादातर किताबों में देखा है तो कहीं 3 बातें हैं, कहीं 4 बातें हैं, कहीं 5 बातें, उसमें भी मतलब जो बातें समझाई जानी चाहिए वो नहीं है। इसलिए मैंने विशेष प्रयास करके आपके लिए वो बातें तैयार की, वो बिंदु तैयार किए कि एक भी बात शेष नहीं रहेगी। और यहाँ जो ये विशेषताएं मैंने आपके लिए तैयार की हैं, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में ये विशेषताएं हमने एक विद्वान के अनुरूप लिए हैं और उनका नाम है वर्णे। नोट कीजिएगा, वर्णे। क्या नाम है? वर्णे। वर्णे ने संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का भी व्यापक रूप में वर्णन किया था। ठीक इसी प्रकार से वर्णे ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का या प्रणाली की विशेषताओं का भी व्यापक रूप में वर्णन किया है। परंतु इसका मतलब ये नहीं लेना है कि वर्णे ने जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं बतलाई हैं वो अमेरिका की प्रणाली की विशेषताएं बता रहे नहीं। वास्तव में वर्णे उन विशेषताओं को बतला रहे हैं
कि वास्तविक रूप में एक शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये लक्षण तो होने ही चाहिए। यदि ये लक्षण है तो उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया में, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे लैटिन अमेरिकी देश हो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के शुद्ध रूप को लेंगे तो उस शुद्ध रूप में ये लक्षण अवश्य पाए जाएंगे। तो वास्तविक रूप में वर्ने ने, डीवी वर्ने ने यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषताएं बताई है वो इसी रूप में बताई। किस रूप में? शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के रूप में, कि एक शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या क्या लक्षण होते हैं। अब ये जो लक्षण है आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए विशेषताओं में नंबर 1, पहली विशेषता नोट कीजिएगा आप। भाई इसमें कितने ही प्रश्न बनते हैं आप इनको समझ जाइएगा। मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को आप इजीली समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी से पूछता हूँ कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या चीज़ है, बता सकते हैं? कोई स्टूडेंट जवाब ही नहीं देता है, वो बोलते हैं सर ये समझ में नहीं आता है। भाई मैं इसलिए इस बात को इस रूप में समझा रहा हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इसको ठीक से समझें। नंबर 1, पहली विशेषता, कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी रहती है। आप ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी रहती है। अब ये कार्यपालिका है ना, आप बताइए मुझे, कार्यपालिका क्या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है? नहीं। संसदीय शासन प्रणाली में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि यहाँ जो ये कार्यपालिका है मतलब राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल तो राष्ट्रपति की मातहत सेवक हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति ही कहेंगे आप। यहाँ वास्तविक रूप में जो राष्ट्रपति होता है वह संविधान के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि इसको शक्ति देने वाला संविधान है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 इनमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का ही उल्लेख किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत केवल 7 अनुच्छेद है, दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान है, नोट कीजिएगा। ठीक है भाई, तो पहली विशेषता क्या होगी? कार्यपालिका संविधान की प्रति उत्तरदायी है। मतलब यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका ही है भाई, कार्यपालिका का पार्ट है पूरा। ये कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि संविधान की प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है। यस, समझ गए? आगे बढ़े। राष्ट्रपति न तो विधानमंडल को भंग कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति न तो विधानमंडल को भंग कर सकता है, व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है। यस, क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रधान हो गए ना, औपचारिक और वास्तविक। तो यहाँ वास्तविक जो प्रधान होता है, जो सरकार का अध्यक्ष होता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष है, तो जो सरकार का अध्यक्ष है वह राज्य के अध्यक्ष को कह करके और लोकसभा का विघटन करा सकता है। राज्य का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है ना, भंग कर सकते ना, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं हो सकता। तो नोट कीजिएगा, राष्ट्रपति न तो विधानमंडल को भंग कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता है, और न ही उसे अपीड़ित या बाध्य कर सकता है, मतलब यहाँ राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को बाध्य भी नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिएगा धन के संदर्भ में बजट की बात आती है, तो यहाँ राष्ट्रपति बजट को मानने के लिए व्यवस्थापिका को बाध्य नहीं कर सकता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में तो बाध्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल कहाँ से आता है? व्यवस्थापिका में इनका बहुमत होता है, और बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का जो गठन करता है तो उस दल में से ही तो करता है। तो यहाँ व्यवस्थापिका में उनका बहुमत होता है, बहुमत होता है तो उनकी बात को माना जाता है, और मानने के लिए बाध्य भी किया जाता है। यस, उनकी बातों को माना जाता है, तो यहाँ बाध्य नहीं किया जा सकता है। समझ गए? अच्छा, तीसरी बात, कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहती है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ये कार्यपालिका है विशेष राष्ट्रपति ही मानेंगे आप, है ना। अमेरिका को उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है ना भाई, ये मंत्रिमंडल तो वास्तव में राष्ट्रपति का सलाहकार मंडल है, और यहाँ जो ये मंत्रिमंडल होता है ना, ये वास्तव में राष्ट्रपति के लिए तो एक प्रकार से सेवक जैसे, मातहत हैं, मातहत भी कह सकते हैं, सेवक जैसे हैं। मतलब इनका वास्तविक रूप में यदि राष्ट्रपति की बातें माने तो ठीक है, अन्यथा इनकी मन मर्जी है, जब चाहे तब इनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के पूर्ण रूप में अधीन होगा, इसके अधीन है, इसके सेवक जैसे हैं ये, तो ठीक है। तो यहाँ वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका होती है वह प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? प्रत्यक्ष रूप में। यहाँ व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो ही नहीं सकती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे ये? जनता के प्रति, मतदाताओं के प्रति। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ? कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है? इनका मतदाताओं के प्रति है, क्योंकि मतदाता ही इनको चुन करके भेज रहे हैं। और ये इस रूप में कार्य करेंगे, या हम कहेंगे देश हित में ही कार्य करेंगे, जिससे कि अगली बार, मतलब राष्ट्रपति कार्यकाल अमेरिका में 4 वर्ष से 4 वर्ष बाद में जब जनता के सामने जाएं तो जनता इनको स्वीकार करे कि भाई इन्होंने हमारे हित में ही कार्य किया है। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी, इनके प्रति मतदाता निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है भाई। तीसरा, चौथी विशेषता नोट कीजिएगा। बहुत मतलब इतनी आसान बातें, आप दिक्कत ही नहीं है आपको, ये डायग्राम समझ गए हैं तो ठीक है भाई। चौथी विशेषता है, नोट कीजिएगा आप भी, विधानमंडल। अब यहाँ विधानमंडल का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब व्यवस्थापिका को विधानमंडल कह रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में यदि आप व्यवस्थापिकाओं का अध्ययन करते हैं तो वहाँ एक वैज्ञानिक शब्दावली विधानमंडल ही मिलेगी आपको, विधानमंडली, और इसमें बैठने वाले सदस्य को विधायक कहा जाएगा। पूरी दुनिया की व्यवस्थापिकाओं का जब आप अध्ययन करेंगे तब की बात है ये। विधानमंडल सरकार के अन्य अंगों से अंततः सर्वोच्च रहता है, ध्यान दीजिएगा, अन्य अंगों से अंततः सर्वोच्च रहता है। कौन? व्यवस्थापिका। तथा संसद की तरह कार्यपालिका व व्यवस्थापिका शाखाओं का संलग्न या विलयन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है भाई? संसदीय शासन प्रणाली में तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय हो जाता है, जैसे भारत में है, ब्रिटेन में, और विलय होने के परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है। और संसद व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से सर्वोच्च होती है। संसद ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नियंत्रण, निरीक्षण और निर्देशन करती है। ये तो संसदीय शासन प्रणाली में होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय नहीं होता है। यहाँ वास्तविक रूप में जो ये व्यवस्थापिका है यही अन्य अंगों से, सरकार के अन्य अंगों से सर्वोच्च रहता है। ये व्यवस्थापिका अन्य अंगों का मतलब कार्यपालिका तो ये हो गया, और एक न्यायपालिका, 3 अंगों में सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वास्तविक रूप में ये व्यवस्थापिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार के जो 2 अंग हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनसे सर्वोच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वास्तविक रूप में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनी जाती है, इसलिए इसे ही अन्य सरकार के 2 अंगों से, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका से सर्वोच्च माना जाता है। और यही बात राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कही थी। बहुत अच्छी बात है, ये नोट कीजिएगा। ठीक है, समझ गए इसका मतलब? फिर से बोल रहा हूं मैं, विधानमंडल सरकार के अन्य अंगों से अंततः सर्वोच्च रहता है। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जब हम सरकार के 3 अंगों का अध्ययन करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, तो वास्तव में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से सर्वोच्च रहती है। संसदीय शासन प्रणाली की तरह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय नहीं होता है। ये तो प्रत्येक विलय कहाँ होगा? जबकि संसदीय शासन प्रणाली तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कहाँ से आते हैं? व्यवस्थापिका में से ही तो निकलता है भाई। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसमें से ही तो मंत्रिमंडल गठन होता है, जबकि यहाँ मंत्रिमंडल गठन व्यवस्थापिका में से हो रहा है। नहीं, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर रहा है। ये तो इसके सदस्य हो ही नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं हो सकते हैं, और जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में तो इनका विलय हो जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को व्यवस्थापिका के सदस्य होना निहायत जरूरी है, और नहीं है तो भारत की बात करें तो हम यहाँ 6 माह के अंदर संसद मतलब व्यवस्थापिका की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। 5वां, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता है। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता है। कैसे? जैसे संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का केंद्र संसद को माना जाता है। क्या मतलब? चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों का एक प्रकार से विलय हो जाता है, या कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे संसद कहा जाता है। और संसद को ही संसदीय शासन प्रणाली में
राजनीतिक शक्ति का केंद्र माना जाता है, इसलिए उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति का एक केंद्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की पृथक पृथक रूप में व्यवस्था की जाती है। इधर आप नोट कर सकते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, पृथक पृथक रूप में व्यवस्था की जाती है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में इन बातों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका को कानून बनाने से संबंधित शक्ति दे दी गई है, कार्यपालिका को कानूनों की क्रियान्विति से संबंधित शक्ति दे दी गई है और न्यायपालिका को कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने से संबंधित शक्ति दे दी गई है। मतलब न्यायपालिका के द्वारा वास्तविक रूप में कानूनों की, संविधानों की व्याख्या से संबंधित कार्य किया जाएगा। अब यहाँ शक्ति का व्यवस्थापिका भी केंद्र हो गया, कार्यपालिका भी शक्ति का केंद्र हो गया और न्यायपालिका भी शक्ति का केंद्र हो गया। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राजनीतिक शक्ति का एक केंद्र नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक शक्ति एक प्रकार से बिखरी हुई रहती है। यहाँ राजनीतिक शक्ति का एक केंद्र नहीं होता है, यहाँ शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। क्या कहा मैंने? यहाँ शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित तो होती है। नोट कीजिएगा, समझ गए ये बात? चलिए अगली बात क्या है? व्यवस्थापिका एक व्यवस्थापिका ही रहती है। छठा लक्षण क्या है? व्यवस्थापिका एक व्यवस्थापिका ही रहती है। इसका मतलब क्या है? ये व्यवस्थापिका होगी कि व्यवस्थापिका एक व्यवस्थापिका ही रहती है। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय नहीं होता है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय हो जाता है और विलय होने के परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्थापिका पृथक है, कार्यपालिका पृथक है और न्यायपालिका पृथक है। इसलिए यहाँ व्यवस्थापिका ही बनी रहती है। मतलब ये एक प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली की तरह है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के विलय के परिणाम स्वरूप संसद का रूप धारण नहीं करती है, नई संस्था नहीं बनती है, बल्कि व्यवस्थापिका ही बनी रहती है। संसदीय शासन प्रणाली में भाई कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है और इसी कारण उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। लेकिन यह व्यवस्थापिका पृथक है, कार्यपालिका पृथक और न्यायपालिका पृथक है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद के प्रथम 3 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख कर दिया गया है। अगला, कार्यपालिका विभक्त नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार्यपालिका विभक्त नहीं होती है। क्या मतलब हुआ? आप देखिएगा यहाँ क्या प्रधानमंत्री का पद कहीं दिखाई दे रहा है आपको? मैंने नोट किया है, लाभ पालो बार उल्लेख किया नहीं ना। इसका मतलब ये है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विभक्त होती है। विभक्त का मतलब ये है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। समझ रहे हैं ना? एक औपचारिक प्रधान, दूसरा वास्तविक प्रधान। एक को राज्याध्यक्ष कहते हैं, दूसरे को शासनाध्यक्ष कहते हैं। जैसे भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति है और शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। मतलब राज्य का अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति है, सरकार का अध्यक्ष भारत में प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन में राज्य का अध्यक्ष राजा या रानी है और सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विभक्त होती है। कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा वास्तविक। एक नाम मात्र का प्रधान, दूसरा वास्तविक प्रधान। एक को राज्याध्यक्ष कहेंगे, दूसरे को शासनाध्यक्ष कहेंगे। क्या बोल रहा हूँ? एक को राज्याध्यक्ष कहेंगे, दूसरे को शासनाध्यक्ष कहेंगे। फिर बोल रहा हूँ, एक को राज्याध्यक्ष कहेंगे, दूसरे को शासनाध्यक्ष कहेंगे। तो कार्यपालिका विभक्त होती है वहाँ। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विभक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में जो ये राष्ट्रपति है यही राज्याध्यक्ष है, यही शासनाध्यक्ष है, यही औपचारिक प्रधान है, यही वास्तविक प्रधान है। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है और जो वो एक ही प्रधान होता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है, यही राज्य का अध्यक्ष है और यही सरकार का अध्यक्ष है, यही राज्याध्यक्ष है, यही शासनाध्यक्ष है, यही नाम मात्र का है, यही वास्तविक प्रधान है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विभक्त नहीं होती है। यहाँ इसके 2 प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि एक ही प्रधान होता है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आप देखेंगे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि यही राज्य का अध्यक्ष है और यही सरकार का अध्यक्ष है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां है, सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है। तो ये बात मैंने पहले स्पष्ट कर दी है, सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है। अब जो ये राष्ट्रपति है भाई वही सरकार का अध्यक्ष है और वही राज्य का अध्यक्ष है। क्यों? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मेरे भाई कार्यपालिका विभक्त नहीं होती है। कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है और जो एक ही प्रधान होता है
वही सरकार का अध्यक्ष है, मतलब ये राष्ट्रपति यही सरकार का अध्यक्ष है और यही राज्य का अध्यक्ष है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में जैसे भारत है तो राज्य का अध्यक्ष कौन है हमारे भारत में? राष्ट्रपति है। सरकार का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन में राज्य का अध्यक्ष कौन है? राजा है, रानी है। और सरकार का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। तो मतलब संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रधान मिलेंगे, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक ही प्रधान होगा। इसलिए आप नोट करेंगे सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है। मतलब यहाँ सरकार का अध्यक्ष और राज्य का अध्यक्ष अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही अध्यक्ष होता है। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद नहीं है। नेक्स्ट 9वां है, राष्ट्रपति विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करता है जो उसके मातहत होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे मंत्रिमंडल है भाई, प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष कौन होगा? मंत्री होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? राष्ट्रपति विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करता है जो उसके मातहत होते हैं। तो यहाँ वास्तविक रूप में राष्ट्रपति इनकी क्या कर रहा है? नियुक्ति कर रहा है, चयन नहीं कर रहा है। मंत्रिमंडल जो सलाहकार मंडल है, जो कि प्रत्येक विभाग का एक एक अध्यक्ष होगा, वास्तव में इसकी नियुक्ति कर रहा है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में चयन किया जाता है। और ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के मातहत होते हैं। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्री होते हैं, वो वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के सेवक जैसे होते हैं, मातहत होते हैं, उसके अधीन होते हैं। जैसा राष्ट्रपति चाहेगा वैसा ही मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। अब जो ये 9वां लक्षण मैंने आपको बताया है, इसके लिए मैंने अलग से आपके लिए यहाँ डायग्राम बनाया, चित्र बनाया है। आप देखिएगा मैंने लिखा है यहाँ चित्र नीचे है, तो ये समझिएगा। अब इसके आधार पर आपकी समझ में आ जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का क्या संबंध होता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का क्या संबंध होता है, समझिएगा। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसके अंतर्गत हमने यहाँ राष्ट्रपति दिया है। ये मंत्रीगण है 1 2 3 4 सभी प्रकार के मंत्रीगण आ गए। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति के पूर्ण रूप में अधीन होगा। मतलब यहाँ जो मंत्री हैं ये मंत्री वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के लिए सेवक जैसे हैं, ये इसके मातहत हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से इनकी नियुक्ति कर रहा है, चयन नहीं कर रहा है, नियुक्ति कर रहा है। ये जो मंत्री हैं ये व्यवस्थापिका में से नहीं निकल रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर रहा है। तो यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल होता है वह राष्ट्रपति के पूर्ण रूप में अधीन होता है। ये एक प्रकार से सेवक जैसे होते हैं। तो यहाँ मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति का जो संपर्क होगा वो क्या होगा? स्वामी सेवक जैसा है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है? अब आप देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 मतलब प्रधानमंत्री, 2 मतलब कैबिनेट मंत्री, 3 मतलब राज्य मंत्री, 4 मतलब उप मंत्री। तो यहाँ प्रथम में प्रधानमंत्री होगा, फिर क्या होगा? कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। तो यहाँ वास्तविक रूप में स्थिति ये नहीं है यहाँ कि जो ये मंत्रिमंडल है और वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के लिए सेवक जैसे होंगे, अधीनस्थ जैसे होंगे या मातहत होंगे। नहीं, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के सलाहकार होंगे। क्या होंगे? सलाहकार होंगे, सहायक होंगे, सेवक नहीं होंगे। सेवक जैसा व्यवहार नहीं होगा यहाँ। मतलब यहाँ स्वामी और सेवक जैसा संबंध नहीं है, बल्कि यहाँ वास्तविक रूप में स्वामी और सलाहकार हैं, स्वामी और सलाहकार जैसा संबंध होगा। तो ये हो गया आपका 9वां बिंदु, समझ गए होंगे। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल का कितना रोल है आपके सामने, ये तो इसके सेवक जैसे हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो होता है प्रधानमंत्री का सहायक होता है, सलाहकार होता है, इसलिए ये सेवक जैसे नहीं होते हैं। जबकि यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मंत्रिमंडल सेवक जैसा होता है, मातहत होता है, उसके अधीन होता है, अधीनस्थ होता है। समझ गए। 10वां, राष्ट्रपति एकमात्र कार्यपालिका होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ राष्ट्रपति एकमात्र कार्यपालिका होते हैं। अब मैं आपको बता रहा था ना कि ये राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका, फिर मैंने संकेत किया था कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कार्यपालिका में आता है, मगर वास्तविक रूप में ये आता तो है पूरा कार्यपालिका में आ जाएगा। ये भाई आपका मंत्रिमंडल भी कार्यपालिका में आएगा, है प्रशासकीय विभाग भी तो इसी के अंतर्गत आएगा। परंतु मेरे भाई इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति एकमात्र कार्यपालिका होता है। इसका मतलब ये है कि जो ये राष्ट्रपति है, आप मुझे बताइए मंत्रिमंडल की नियुक्ति कर रहे हैं ना ये, हैं? अब जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति कर रहा है जिसे कि सलाहकार मंडल कहा जाता है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर रहा है। अब मंत्रिमंडल का कितना रोल है मैंने आपको बता दिया है, ये तो इसके अधीनस्थ हैं, सेवक हैं, मातहत हैं। तो वास्तविक रूप में सर्वा कौन हो गया? राष्ट्रपति तो हो गया। तो इसलिए तो ये बिंदु बना है कि राष्ट्रपति एकमात्र कार्यपालिका होता है। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका को उदाहरण दिए तो वास्तविक रूप में राष्ट्रपति ही क्या है?
कार्यपालिका है। इसलिए क्या बिंदु बनाया, राष्ट्रपति एकमात्र कार्यपालिका होता है। मतलब वास्तव में सर्वे सर्वा राष्ट्रपति है। मंत्रिमंडल को तो जैसे कहा जाएगा वैसे कार्य करेगा, इसकी बातों को नहीं माना जाता है तो पद से हटा दिया जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली की तरह नहीं है कि मंत्रिमंडल की सलाह को माना जाएगा, नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है मानता है या नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि इनका तो संबंधित स्वामी और सेवक जैसा है, जबकि यहाँ स्वामी और सहायक हैं, सलाहकार हैं, सेवक नहीं है, अधीनस्थ नहीं है संसदीय शासन प्रणाली में। समझ गए? तो क्या है 10वां, राष्ट्रपति एकमात्र कार्यपालिका होता है। मतलब ये है, यही क्या है, राष्ट्रपति यही कार्यपालिका है और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। समझ गए ना? मतलब इस डायग्राम में आप कार्यपालिका इस राष्ट्रपति को मान के चलेंगे। समझ गए? चलिए अंतिम 11वां है व्यवस्थापिका के सदस्य। ये व्यवस्थापिका होगी इधर, और व्यवस्थापिका में कौन होते हैं भाई? वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस के 2 सदन है, मतलब अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब है कि वहाँ व्यवस्थापिका में 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो क्या है, व्यवस्थापिका के सदस्य प्रशासकीय पद के लिए, व्यवस्थापिका के सदस्य प्रशासकीय पद के, प्रशासकीय विभाग होंगे, प्रशासकीय पद के लिए और प्रशासकीय अध्यक्ष व्यवस्थापिका में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते। अब देखिएगा, मैंने यहाँ बताया प्रशासकीय अध्यक्ष व्यवस्थापिका में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते, तो प्रशासकीय अध्यक्ष कौन होंगे? यहाँ मंत्री होंगे। तो ये जो मंत्री हैं क्या वो व्यवस्थापिका में सम्मिलित होंगे? नहीं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली इसके सदस्य ही होते हैं। वो जब भी संसद का सत्र आहूत होता है तो संसद में बैठते हैं, जबकि यहाँ जो ये मंत्रिमंडल है इसके सदस्य यहाँ नहीं बैठेंगे, इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पहली बात यह है कि व्यवस्थापिका एक सदस्य प्रशासकीय पद के लिए, मतलब व्यवस्थापिका एक सदस्य इसके लिए पात्र नहीं है, और यहाँ जो ये मंत्रिमंडल है, मतलब जो विभागों के अध्यक्ष हैं, जो मंत्री हैं, वो इसके लिए पात्र नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पात्र नहीं है। जब इस संसदीय शासन प्रणाली में तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय हो जाता है, और विलय होने के परिणाम स्वरूप नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है, इसलिए उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। यस, समझ गए? फिर से बोल रहा हूँ, व्यवस्थापिका के सदस्य प्रशासकीय पद के लिए, व्यवस्थापिका के सदस्य प्रशासकीय पद के लिए, और प्रशासकीय अध्यक्ष ये मंत्रिमंडल जो है ना, यहाँ जो मंत्री हैं वो प्रशासकीय अध्यक्ष होंगे। प्रशासकीय अध्यक्ष व्यवस्थापिका में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते हैं, मतलब ये यहाँ इसकी पात्रता नहीं रखते हैं, और व्यवस्थापिका के सदस्य इसकी पात्रता नहीं रखते हैं। ये हो गया आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं डी.वी. वर्ने के अनुसार। और यहाँ डी.वी. वर्ने ने उन विशेषताओं को बताया है जो एक शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होनी ही चाहिए। परंतु जब हम शुद्ध रूप में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अध्ययन करते पूरी दुनिया में, तो ऐसा शुद्ध प्रतिमान, शुद्ध रूप पूरी दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, किसी न किसी रूप में। आज चूंकि मैंने आपको कहा था कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है, परंतु पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में शक्ति पृथक्करण संभव नहीं है। इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को ही नया रूप दे दिया गया है, जिसे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। ये दोनों क्या है ये सिद्धांत, इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। आज तो हमने केवल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं समझा है। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं को ठीक से समझ गए होंगे। अब इसमें किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं दिल से आपके लिए राजनीति विज्ञान की सभी महत्वपूर्ण बातें समझाने का प्रयास करूंगा। आप तो हमारे YouTube चैनल से जुड़िएगा बस। राजनीति विज्ञान को इस रूप में समझाऊंगा कि आपको कहीं कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।